अविनाश जी शक्ति साहब के पोते से। बेटा नीरज आप कैसे हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन अंकल, नीरज मुस्कुरा के बोला। तभी शक्ति साहब, अविनाश आपकी प्रिंसेस कहाँ है? अविनाश जी इधर उधर देखते हुए, प्रिंसेस वो उधर। दोनों लोगों ने उस ओर देखा जहां अविनाश जी ने पॉइंट किया था। सामने व्हाइट शिमरी स्ट्रिप बॉडीकॉन ड्रेस जो उसकी घुटनों के नीचे तक आ रहा था, खुले बाल जिन्हें समेटकर उसने कंधे पर रखा हुआ था, गले में पड़ा नाजुक सा पिंक रूबी पेंडेंट जिसने उसको खूबसूरती पर और चार चांद लगा दिए। अव्या वहां आए कुछ बिजनेस वुमेन से मिल रही थी, तभी अविनाश जी ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। जी डेड, उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी उसे शक्ति साहब से मिलवाते हैं। अव्या हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करती है, जो नीरज को थोड़ा अजीब लगा। बेचारे से रहा भी नहीं गया तो वो पूछ बैठा, तारानकन ऊपर से मोडेड और बातों में ओल्डनेस, आपको नहीं लगता मिस ये कॉम्बो थोड़ा सा वेट है? अव्या मुस्कुरा कर, कपड़े तो शरीर का लिबास है और संस्कार रूह के, जिसे भी हम वक्त के साथ नया टच देते हैं। अब सामने मेरे दादाजी की उम्र के व्यक्ति मौजूद है, जिन्हें नमस्ते कर मैंने उन्हें सम्मान दिया। अगर आपको विश करती तो हाय हेलो कहती, क्योंकि आप मेरी ही जनरेशन है। क्यों? अव्या ने अपना हाथ नीरज की ओर बढ़ा दिया। उसकी बात से नीरज कभी इम्प्रेस हुआ वो ही क्या, शक्ति साहब भी काफी खुश नाराज आ रहे थे। नीरज ने भी जल्दी से अव्या से हाथ मिला दिया। काफी हाजिर जवाबी लगती है आप। खैर आई एम, उद्धरण चिन्ह। अव्या उसकी बात कट करते हुए, नीरज शक्ति, बास्केटबॉल फील्ड में काफी नाम सुना है। नाइस टू मीट यू। नीरज एक बार फिर इम्प्रेस हो गया। तो वही कुछ कदम की दूरी पर खड़ा अभय भी अव्या को देख रहा था। उसकी आंखों से पता चल रहा था बेचारे के अंदर कितनी जलन पैदा हो रही है। यहाँ शक्ति साहब अव्या से, बेटा आपके बारे में तो सिर्फ सुना था, लेकिन आज देखकर यकीन भी हो गया। जितनी लोग आपकी तारीफ करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। थैंक यू अंकल। एक्सक्यूज मी डेड, मैं अभी आए। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी ने ओके कहा। अव्या वहां से चली गई। यहाँ नीरज भी अव्या के पीछे पीछे चल दिया। वही अभय को पकड़ वाइन के ग्लास पर कस गई। मिस अव्या, एक मिनट। अव्या रुकी। बोलिए, हम कुछ बातें साथ कर सकते हैं क्या? कुछ मिनट बात करने के बाद अव्या जाने लगी। तभी नीरज, क्या आपका नंबर मिल सकता है? वो क्या है ना, मैं इंडिया पहली बार आया हूँ, तो एक्सप्लोर करने में मुझे कोई अच्छा पार्टनर चाहिए था, और आपसे बेहतर मुझे अभी तक कोई मिला नहीं। सॉरी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। उद्धरण चिन्ह। अव्या की बात सुन नीरज को झटका लगा। वो उदासी से, आपका बॉयफ्रेंड है? अव्या ने हमें सिर हिला दिया। नीरज एक और ट्राई करते हुए, मेरा कोई चांस नहीं है क्या? नहीं, हम दोनों सीरियस है। सॉरी टू से बट नो चांस। एक्सक्यूज मी। अव्या चली गई और नीरज मुंह लटकाए वहां से उल्टे कदम लौट गया। यहाँ अभय शोरूम के कॉरिडोर की तरफ आया। तुम इतनी देर से यहाँ क्या कर रही हो? अभय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, जिस पर अव्या अपनी हिल्स की ओर पॉइंट कर बोली, इसने मेरे पैरों में दर्द कर दिया है, अब चलना भी आफत हो रही है। अव्या ने मुंह बना लिया। अभय बिना कुछ बोले उसके पास आया और एक हाथ से उसकी दोनों सैंडल पकड़ ली तो दूसरे से अव्या को गोद में उठा लिया। अव्या हड़बड़ा गई, लेकिन फिर मुस्कुराकर अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दी। अभय एक परफेक्ट मैन था। उसने अव्या को अच्छे से होल्ड किया और वेन्यू के बैक गेट की ओर बढ़ गया, जहां उसके गार्ड्स कार के साथ रेडी खड़े थे। नीरज, शक्ति तुमसे क्या बातें कर रहा था? अभय और अव्या दोनों कार में बैठे थे और कार पैलेस की ओर बढ़ रही थी। अव्या बिना उसकी ओर देखे, तारानकन मुझे से नंबर मांग रहे थे, बोले तो इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहे थे। तो तुमने क्या कहा? अव्या तिरछा मुस्कुराकर, आप जेलस हो रहे हैं? हाँ हो रहा हूँ, अभय सपाट तौर पर बोला, जिस पर अव्या हंसते हुए, तो मत कीजिए, जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया। अभय उसकी ओर देखने लगा, जिस पर अव्या उसकी गर्दन में बाहें लपेटते हुए, क्योंकि मेरे पास इतना परफेक्ट इंसान है जिसके अलावा मुझे कोई और नहीं चाहिए। अव्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जिस पर अभय भी उसकी हरी आंखों में खोने लगा। बात दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। तारानकन, आज याद आई है तुझे मेरी? मीटिंग रूम से निकलते हुए बोली। इस वक्त वो बात कर रही थी तो वही मुस्कान परेशान होते हुए, आवू तूने न्यूज़ देखी? क्यों? न्यूज़ में तेरी शादी का इनविटेशन मिलने वाला है। अव्या मुंह बनाकर बोली, जिस पे मुस्कान, आवो आई एम सीरियस। मुस्कान की टोन को समझते हुए अव्या, मुकू क्या बात है, सब ठीक है ना? तारानकन, आवो कुछ ठीक नहीं है,
सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक ये बात आग की तरह फैल रही है कि अभय राठौर एक रेपिस्ट है। अव्या एकदम सुन रह गई। आवू तू सुन रही है? आवू हेलो। लेकिन अव्या ने झट से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने मोबाइल का नेट जैसे ही ओपन किया नोटिफिकेशन की बरसात शुरू हो गई। उसने न्यूज चैनल ओपन किया। तारांकन हवस का पुजारी अभय राठौर, जिसने 5 साल पहले की एक लड़की की जिंदगी तबाह, बिजनेस के बादशाह कहे जाने वाले बैचलर अभय राठौर की ये काली सच्चाई, जिसकी रही ये कुछ तस्वीरें। तारांकन कुछ ब्लर फोटो के साथ वेदी का फोटो भी लगा था। मामला 5 साल पहले कॉलेज फेयरवेल का है, जहां कॉलेज के ही एक बंद हिस्से में अभय राठौर ने उस मासूम के साथ दिखाई दंडी। कुछ और तस्वीरें वीडियो में चलने लगी। अभय के खिलाफ अव्या से अब और कुछ सुना नहीं गया तो उसने मोबाइल बंद कर दिया। टेबल से अपना बैग उठाकर अव्या केबिन से बाहर निकली। तभी उसे किसी का कॉल आया। अव्या चलते। जी अंकल बोलिए। व्हाट? कैसे? ठीक है मैं पहुंच रही हूँ। हड़बड़ाई सी अव्या सिटी हॉस्पिटल पहुंची, जहां डॉक्टर अविनाश जी के सिर पर ड्रेसिंग कर रहे थे। अव्या अविनाश जी से, डेड क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? बोलिए ना अंकल। अविनाश जी अव्या को शांत करवाते हुए, प्रिंसेस हम ठीक है। तारांकन अंकल बोलिए ना डेड को चोट कैसे लगी? तारांकन लिटिल गर्ल नए प्रोजेक्ट के लिए जिस साइट को हम देखने गए थे, वहां के रहवासी जो कि गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमाए बैठे हैं, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। हमने उन्हें काफी समझाया लेकिन वो लोग नहीं माने, बल्कि कुछ लफंगों ने हाथापाई शुरू कर दी, जिसमें सर के सिर पर चोट लग गई। अव्या गुस्से से दांत पीस कर, तो क्या आप लोगों के साथ गाइस नहीं गए थे? उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी उसे शांत करवाते हुए, प्रिंसेस इतनी बड़ी चोट भी नहीं लगी है। कैसे नहीं लगी डेड? उद्धरण चिन्ह। तभी वर्ड में पलक जी घबराई सी पहुंची। अविनाश आप ठीक तो है? और ये सब कैसे हुआ? मैं ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अविनाश जी सच्चाई पलक जी को नहीं बताते। पलक जी हल्के गुस्से से 2-4 प्यार वाली डांट उन्हें लगाती है, जो सुनकर अविनाश जी बस होले से मुस्कुरा दिए। अव्या को भी ये सब देखकर अच्छा लग रहा था, लेकिन पलक जी से उतना ही डर भी। वो वर्ड के बाहर निकलने को हुई, तभी पलक जी उसे रोकते हुए, आवू कहाँ जा रही है आप? वो मम्मा पैलेस। इन घर जा रही हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ अपने घर दीवान मेंशन चलेगी, वो भी हमेशा के लिए। उद्धरण चिन्ह। क्यों मम्मा? तारांकन इस क्यों का जवाब आप जानती है आवू। हम नहीं चाहते हमारी बेटी ऐसे किसी इंसान के साथ रहे। तारांकन मम्मा आप जो देख और सुन रही है वो सच नहीं है। अभय ऐसे बिल्कुल नहीं है, प्लीज समझने की। पलक जी अव्या की बात काटते हुए, कुछ समझने जैसा बचा ही नहीं है आवो। पूरी दुनिया के सामने उसका सच है और हम ऐसे इंसान के साथ आपकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद नहीं होने देंगे। इसीलिए आप हमारे साथ चल रही है, इट्स फाइनल। पलक जी अपना फैसला सुनाते हुए बोली, जिस पे अविनाश जी, पलक आप फिर से शुरू हो गई। तारांकन हम शुरू नहीं हुए हैं अविनाश जी। अपनी आंखों के सामने हम हमारी बच्ची जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, खासकर उस इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जिसका कैरेक्टर इस। अव्या बीच में ही उनकी बात काटते हुए, मम्मा प्लीज अब इसके आगे कुछ मत बोलिए। अभय मेरे पति है। एक पति होकर भी उन्होंने कभी मुझसे अपना हक मानने या छीनने की कोशिश नहीं की, जबकि वो कर सकते थे। आखिर कौन रोकता उन्हें? इतना ही नहीं मम्मा, शादी से पहले भी हम इतनी ही बार अकेले साथ में रहे हैं, पर तब भी उन्होंने मुझे कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दिया, जबकि वो मुझसे प्यार करते थे। मम्मा उनके साथ रहने से मैं हमेशा खुद को सेफ फील करती हूँ। एक इंसान अपने प्यार, अपनी वाइफ की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भला क्यों दूसरी लड़की की इज्जत दागदा करेगा? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए अव्या की आंखों में आंसू आ गए। वहीं उसके आंसू देख पलक जी का भी दिल पसीजने लगा, पर फिर भी वो अपनी बेटी के लिए इतना पॉजिटिव थी कि इस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तारांकन आवो, आप समझ नहीं रही है। तारांकन मम्मा मुझे अब कुछ समझना भी नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल बेकसूर है। उन पर लगाए इल्जाम बिल्कुल झूठ है, जिन्हें मैं साबित करके रहूंगी। इतना बोल अव्या वहां से चली गई। अविनाश जी मुस्कुरा रहे थे, वही उनकी मुस्कुराहट देख पलक जी, आप मुस्कुरा रहे हैं किस लिए? आपकी प्रिंसेस हमसे विरोध कर रही है या फिर उसकी बेबुनियाद जिद पे? उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी ना में सिर हिलाते हुए, हमारी प्रिंसेस अब बड़ी हो चुकी है पलक, साथ ही अपने हस्बैंड की और उसकी अंडरस्टैंडिंग देखी आपने। खुद आप भी उसे उसके पति के खिलाफ भड़का नहीं पाई। उद्धरण चिन्ह। पलक जी कुछ नहीं बोली।
यहाँ अव्या अभय से मिलने या कैंपायर जा रही थी, तभी उसे पार्थ की कॉल आई। बोलो। तारांकन मैम, मैंने आपको कुछ फोटोज सेंड की है। ये उस साइट की कुछ तस्वीरें हैं जहां मिस्टर दीवान पर हमला हुआ था। अव्या उन फोटोज को देखने लगी। गौर से देखने के बाद उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने झटके से कार स्टॉप की और सीधे कपूर कॉर्पोरेशन की ओर मोड़ दी। यहाँ कपूर ऑपरेशन में अक्षय मीटिंग बोले तो अपनी मंडली के साथ बैठा अभय की बदनामी की न्यूज़ बड़े ही चाव से देख रहा था। चारों ओर दिशाओं में अभय की बदनामी देख उसके दिल को इतनी ठंडक मिल रही थी जिसकी कोई हद नहीं। तभी केबिन का डोर झटके के साथ खुला। अक्षय तो डर के उछल गया, साथ ही उसकी मंडली भी चौंक पड़ी। सामने अव्या खड़ी थी। तारांकन, अरे अव्या जी, आप आइए ना, अक्षय खुद को संभाल कर बोला। लेकिन अव्या वही डोर के पास खड़ी रही। अक्षय ने अपने दोस्तों को जाने का इशारा किया तो सारे ही अव्या को घूरते हुए साइड से निकल गई। अव्या जी, आप वहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आए ना, अक्षय अपनी जगह से उठते हुए बोला। तो वही गुस्से से तांतमाए अव्या अंदर आए और जोर की लात अक्षय के सीने पर दे मारी। अक्षय सीधी कुर्सी पर जा गिरा। ये क्या का उद्धरण चिन्ह? अव्या उसे कॉलर से उठाते हुए गुस्से से, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे डेड को मुस्कान पहुंचाने की? अक्षय खुद को छुड़वाते हुए, अव्या स्टॉप इट, छोड़ो मुझे, क्या बकवास किए जा रही हूँ? और मैं क्यों तुम्हारे डेड को मुस्कान पहुंचाऊंगा? तारांकन, मेरे सामने ज्यादा इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखों से देखा है मैं तुम्हें। अक्षय झटके से अव्या को खुद से दूर कर, कुछ कहे नहीं राहु, इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी बोलते जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह, ओह ऐसा है क्या? फिर ये क्या है? ये जो दूर खड़े तमशा देख रहे हो, अब ये मत कहना ये तुम नहीं हो। अव्या अपने मोबाइल में वही फोटो अक्षय को दिखाती है जो उसे पार्थ ने भेजी थी, जहां भीड़ से दूर खड़ा अक्षय अविनाश जी की बेइज्जती का तमाशा देख रहा था। अक्षय की आंखें हैरानी से दुगनी हो गई। वो कभी अव्या को देखता तो कभी उस फोटो को। अव्या, ये तुम झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम कैसे इंसान हो ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। लालची धोखेबाज तो तुम थे ही, लेकिन आज मेरे डेड पर जानी हमला करवाकर तुमने ये साबित कर दिया तुम कितने कमीने आहेसान फरमोश इंसान हो। अक्षय टेढ़ा मुस्कुराते हुए जाकर किसी राजा की तरह चेयर पर सिधार गया। यार, तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो। मैं तो खामा तुमसे डरता था, लेकिन तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। अब तो बिना किसी रुकावट के मैं अपना काम पूरा कर सकता हूँ। कहते हुए अक्षय की स्माइल और भी चौड़ी हो गई। अव्या, बिना किसी भाव के आखिर अपना असली रंग तुमने दिखा ही दिया। इतने दिन से अच्छाई का चोला जो ओढ़े घूम रहे थे, जरा सा झटका क्या दिया तुमने, उतार कर फेंक दिया। बहुत अच्छी बात है। उद्धरण चिन्ह, तुम्हारे हस्बैंड से ही सीखा है। वैसे न्यूज़ देखी मैंने, कितना हाँ निकला। पहले बेचारी मेरी वेदी के साथ गलत किया, फिर तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती घुस गया। मुझसे बड़ा खिलाड़ी तो वो निकला साला। उद्धरण चिन्ह, अव्या व्यंग भरी मुस्कान से, तुमने बिजनेस छोड़कर नाटक कंपनी ज्वाइन कर ली है क्या? एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हो। उद्धरण चिन्ह, अव्या टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए, अच्छा है, लेकिन अपनी घटिया एक्टिंग से तुम राठौरस कपूरस को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। आखिर तुम्हें मैं इतने अच्छे से जो जानती हूँ। उद्धरण चिन्ह, अक्षय आंखें बंद कर माथे को सहलाते हुए, मतलब तुम मेरा सारा इतिहास जानती हो? काफी खोजबीन कर रखी है तुमने। तारांकन, तुम्हारे इतिहास में जो कुछ लिखा नहीं भी है ना, मैं वो तक जानती हूँ। अब तो तुम बस खैर मनाओ, क्योंकि तुमने मेरे दो सबसे अजीज लोगों को टारगेट किया है। आसानी से तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उद्धरण चिन्ह, अक्षय चेयर से उठते हुए, क्या करोगी? केस करोगी? अपने हस्बैंड को बेगुनाह साबित करूंगी, या मेरे खिलाफ एविडेंस ढूंढगी? क्योंकि अक्षय कपूर तो कभी अपने जूतों के निशान भी नहीं छोड़ता, कहीं वही उसकी मौजूदगी की गवाह ना बन जाए। फिर कहाँ से लाऊंगी सबूत? खुद पर इतना कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता है अक्षय कपूर। हारी हुई बाजी पलटी भी जा सकती है। उद्धरण चिन्ह, अव्या की स्माइल से अक्षय की मुस्कान कम होने लगी। वही वॉल क्लॉक पर टाइम देखते हुए, जाओ जाकर पार्टी शार्टी करो, फिर कल किसने देखा तुम्हें ये मौका मिले या ना मिले। तारांकन, अपने पति की तरह धमकियां देना तुमने भी आखिर सीख ही लिया। उद्धरण चिन्ह, अव्या जाते हुए, मेरे पति कितनी धमकियां और कितना एक्शन करते हैं ये तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। अव्या कमरे के बाहर निकल गई। वही अक्षय किसी गहरी सोच में डूब गया। पैलेस दिल्ली अव्या पैलेस पहुंची तो देखा हर एक न्यूज चैनल वाले मीडिया पैलेस को घेरे खड़े हैं।
अव्या सोच रही थी कि अब वो अंदर कैसे जाए, तभी पैलेस से हेड सर्वेंट का कॉल आया, जिसने उसे बैक साइड से अंदर आने को कहा। अव्या पैलेस के अंदर पहुंची। अभय कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। अव्या ने हेड सर्वेंट से सवाल किया, जिस पर हेड सर्वेंट, मैम सर तो स्टडी रूम में है। उद्धरण चिन्ह। अव्या तुरंत स्टडी रूम में आई, जहां अभय वॉल पर लगी अव्या की फोटोज को निहार रहा था। उसकी पिट डोर की ओर थी। अव्या अंदर आई, पर कुछ कहती उससे पहले ही अभय, तुम आ गई। उद्धरण चिन्ह। अभय उसके पास आया। अव्या अभय के हाव भाव नोटिस कर रही थी, जो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस थे। उसने अव्या को सोफे पर बिठाया। अव्या कुछ कहने को हुई, तभी उसे रोकते हुए, तारांकन जानता हूँ तुम क्या पूछने वाली हो। गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें पहले ही अपने बारे नहीं बताया। फिर तुम्हारे सामने सब कुछ है। अव्या ने उसके होठों पर उंगली रख दी, जिससे अभय खामोश हो गया और एकटक अव्या को देखने लगा। जोना में सिर हिलाते हुए, तारांकन कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको। कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं करेंगे। इतना भरोसा करती हूँ मुझ पर। अभय अव्या की उंगली होठों से हटाते हुए बोला, जिस पर अव्या खुद से भी ज्यादा। उद्धरण चिन्ह। आप बेकसूर है ये मैं जानती हूँ, और गुनहगार कौन है ये भी जानती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभय हैरानी से अव्या को देखने लगा, जिस पर अव्या शांति से, अक्षय है ना, पैलेस दिल्ली। अक्षय हमेशा से अभय से जला करता था, क्योंकि अभय उससे हर एक चीज में परफेक्ट है। चाहे इज्जत हुई या शोहरत, हर चीज में पहले अभय को इम्पोर्टेंस मिली। बचपन में जिस चीज की चाहत उसे थी, वो बिन मांगे अभय को मिल जाया करती, और अक्षय अगर मांगता भी तो उसे नहीं मिलता। इसकी कई वजह थी, जिनमें कुछ मिस्टर कपूर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो दूसरी अक्षय की बेबुनियाद मांगे। वक्त के साथ ये जलन दुश्मनी में बदल गई, और अक्षय शान वो शौकत की जिंदगी जीने के लिए गलत राह पर निकल गया। पैसों की लालच और अभय के प्रति हसद ने उससे वो गुनाह करवाए जो शायद ही कोई सपने में सोच सकता था। अक्षय सच में वेदी से प्यार करता था, लेकिन फेयरवेल वाले दिन जब उसने वेदी को अभय को प्रपोज करते देखा तो गुस्से से तिलमिला गया। उस दिन उसमें बची कुची अच्छाई भी खत्म हो गई और प्यार पर दुश्मनी भारी पड़ गई। अभय का मुखौटा लगाए उसने वेदी के साथ पूरी रात जबरदस्ती की, और सुबह होने से पहले जब वेदी अदमरी हो गई तो उसे वही छोड़कर निकल गया। गलत उसने किया और फंसा दिया अभय को। फोटोज में अपने फेस की जगह अभय का फेस एडिट कर सभी के सामने पेश कर दी। अगर आप सब जानते थे तो फिर अक्षय की सच्चाई और अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं की? अव्या के सवाल पर अभय कोशिश की थी, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। उद्धरण चिन्ह। अभय ठंडेपन से बोला, जिस पर अव्या उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर, अभय आप नहीं जानते सच्चाई छुपाने से रिश्तों में कितनी करवाहट पैदा हो चुकी है। अंकल जो कल तक आपसे बेइंतहा प्यार करते थे, आज उनके दिल में प्यार जी जगह नफरत ने ले ली है। अभय गुस्से से, तो ये नफरत चुनी भी तो उन्हीं ने है। एक बार, सिर्फ एक बार उन्होंने मुझसे ये जानने की कोशिश की, ये सब मैंने किया भी है या नहीं। मुझे मेरी सफाई पेश करने तक का मौका नहीं दिया उन्होंने। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते अभय की आंखों में आंसू भर गए। सच में उसे खुद वैभव जी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती थी। जब जब वो उसे अनदेखा करते तो दिल हजार टुकड़ों में बट जाता। सही तो है, पहले कोई हमें टूटकर चाहे फिर एकदम से मुंह मोड़ ले तो हम पर क्या बीतेगी। उसकी भरी आंखें अव्या से छुप ना सकी। वो अभय के कंधे पर हाथ रख, भरोसा इंसान सिर्फ एक ही बार करता है अभय। जब किसी का भरोसा टूटा है ना, तो फिर वो शख्स कभी किसी पर भरोसा नहीं करता। ऐसा ही अंकल के साथ भी हुआ। जब उन्होंने वो अश्लील तस्वीरें देखी, अपनी परवरिश पर उन्हें जितना नाज और आप पर जितना अतेबार था, सब कुछ 2 पल में चूर हो गया। ऐसे में वो क्या पूछते, बताए। अभय खामोश रहा, जिस पर अव्या आगे बोली, अभय यहाँ बात सिर्फ आपकी नहीं, उस लड़की की भी है, जिसका सिर्फ एक दोष था, वो आपको पसंद करती थी। लेकिन किसी को पसंद करना पाप थोड़ी है। अभय अव्या की आंखों में देखने लगा, वही अव्या, वो तो बेकसूर थी, फिर भी दुश्मनी की भेंट चढ़ गई। उसे भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। दोनों खामोश हो गए। अव्या अभय के फेस को देख उसके मन में चल रहे भाव को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभय को समझ पाना इतना आसान भी नहीं था। राठौर मेंशन। यहाँ पर भी मीडिया रिपोर्टर लोगों की भीड़ खड़ी थी। भड़के हुए लोगों का हुजूम बार बार जस्टिस की मांगे कर रहा था। उन लोगों का शोर कमरे की विंडो पर खड़े वैभव जी भी देख और सुन रहे थे। तारांकन पापा जी चलिए डिनर कर लीजिए, डोर पर खड़ी प्रिया बोली, जिस पर वैभव जी धीमे से, बेटा मुझे भूख नहीं है,
प्रिया खामोशी से चली गई। तभी कमरे में साधना जी इंटर हुई। कैसे भूख नहीं है? खाना खा लीजिए, मेडिसिन भी ली है आपको, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। तारांकन, इस जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है मर ही जाओ, शायद तब कहीं जाकर दिल को थोड़ा सुकून मिले। उद्धरण चिन्ह। साधना जी तड़प कर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें साधना? अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे। सुन रही हूँ तुम लोगों की अपमानजनक बातें। कहाँ लोग पहले हमारी कमियों से ज्यादा अच्छे संस्कारों और परवरिश की बातें किया करते थे और कहाँ अब? विभू जी हताश होकर बेड पर बैठ गए। आज वो खुद को बिल्कुल हरा हुआ समझ रहे थे। सच में इज्जतदार इंसान के लिए सांसों से बढ़कर इज्जत होती है जिस पर वो जरा सा भी दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते। साधना जी खुद भी परेशान थी, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें वैभव जी की चिंता थी, क्योंकि वैभव जी माइग्रेन के पेशेंट हैं और ऐसे उनका इतना स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग, राठौर मैंशन। अव्या की दी गई धमकी से अक्षय ना चाहते हुए काफी परेशान हो गया। एक डर उसके अंदर समा चुका था, कहीं बाजी पलट ना जाए, जिस चलते वो राठौर मैंशन की ओर निकल गया, ताकि अपनी बातों का एक और हैवी डोज वो उन लोगों को दे सके। अपनी फैमिली के साथ सुबह सुबह ही वो राठौर मैंशन अधमका। प्रिया दादाजी को चाय दे रही थी, साधना जी ब्रेकफास्ट की तैयारी में लगी थी। उन सभी को इतनी सुबह सुबह यहाँ देख साधना जी, अरे सुधा भाई साहब, इतनी सुबह सुबह कैसे? सुधा जी मुंह बनाकर, आप क्या कहे दीदी, जब से कल की न्यूज़ देखी है घर पर मन ही नहीं लग रहा था। आना तो हम कल ही चाहते थे, लेकिन क्या करें, मीडिया पागल कुत्तों की तरह पीछे पड़ी है। अब मार्केट में हमारी भी काफी इज्जत है, आपके साथ साथ हमारा भी काफी कचरा होता, बस इसीलिए। खैर अभी भी किस तरह से बच बचा कर आए हैं भगवान ही जानता है। साधना जी सिर झुका लेती है। प्रिया को तो पहले से ही सुधा पसंद नहीं थी, आज उसकी कड़वे बोल सुन उससे रहा नहीं गया। तो बुआ जी आने की क्या जरूरत थी, कॉल ही कर लेती। सुधा उसे घूर कर, बेटा प्रिया तुम्हारी जुबान भी बिल्कुल अपनी बहन की तरह है, जिसे ना तो बड़ों का अदब है ना तो लिहाज। खैर आखिर खून का जो रिश्ता है। प्रिया कुछ कहने को हुई, मगर साधना जी ने उसे इशारे से खामोश रहने को कहा, क्योंकि सीढ़ियों पर से वैभव जी आ रहे थे। तुम सब इतनी सुबह सुबह? उद्धरण चिन्ह। अक्षय फाटक से उनके पास गया। मामा जी आर यू ओके? आपकी तबीयत कैसी है? तारांकन, क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? वैभव जी फीका सा मुस्कुरा कर बोले। अक्षय उन्हें लाकर सोफे पर बैठा देता है। मैं जानता हूँ मामा जी आपके दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन ये तो सच था, और सच एक ना एक दिन तो ऊपर ही जाता है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही मेन डोर से इंटर होते हुए अभय की आवाज वहां गूंज पड़ी। सच कहा मेरे भाई, सच एक ना एक दिन ऊपर ही जाता है। उद्धरण चिन्ह। सभी मेन डोर की ओर देखने लगे, जहां अभय अव्या का हाथ थामे अंदर आ रहा था। उन दोनों को साथ देख साधना जी काफी खुश हो गई। अभय को यहाँ देख वैभव जी गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर आने की, निकल जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। अभय का यहाँ होना अक्षय को कुछ ठीक नहीं लगा। वो खुद से बड़बड़ा कर, ये यहाँ क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। कुछ क्लियर करने आया हूँ, वो कर दूं फिर चला जाऊंगा। क्यों अक्षय? अभय टेढ़ा मुस्कुरा दिया। वही अक्षय के रंग सफेद पड़ने लगा। अभय की मुस्कुरान उसे अंदर ही अंदर डरने पर मजबूर कर रही थी। अभय वहां खड़े सर्वेट से, टर्न ऑन द टीवी 1, हुकुम की तमिल करते हुए सर्वेट ने टीवी ऑन की। दादाजी अभय से, क्या चल रहा है यहाँ? अभय, क्या कर रहे हो बेटा, कुछ तो बताओ। तारांकन, बिल्कुल दादू, आज यहाँ सबके सामने सब कुछ साफ होगा। क्यों अक्षय? उद्धरण चिन्ह। अक्षय का दिल बैठा जा रहा था। तभी टीवी पर चल रही न्यूज़ देख सभी हैरान हो गए। अक्षय की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सामने वेदी के असली गुनहगार बोले तो अक्षय की असलियत थी, साथ अभय की बेगुनाही का सबूत। सब टकटकी लगाए स्क्रीन को देख रहे थे। अक्षय खुद के बचाव के लिए, तारांकन, अभय, ये तू जानबूझकर कर रहा है ना? तू मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। नानू देख रहे हैं आप इसे, कैसे अपना गुनाह मेरे सिर मर रहा है। मैं क्यों अपनी वेदी के साथ ऐसा करूंगा जबकि मैं उससे प्यार करता था। उद्धरण चिन्ह। अक्षय नकली आंसुओं का सहारा लिए बोला। सभी शोक में थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था सीधा साधा दिखने वाला अक्षय ऐसा भी कुछ कर सकता है। ये मुझे फंसाने की साजिश है। तू इतना गिर जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था अभय। उद्धरण चिन्ह। अक्षय गुस्से से बोला। अभय बिना किसी भाव, ओह ऐसा क्या, गिव आ 1 मिनट, अंदर आ जाओ। उद्धरण चिन्ह।
सभी की नजरें एक बार फिर मेन डोर की ओर गई जहां सूर्य मीरा को खींचते हुए ला रहा था। मीरा को देख अक्षय की मुठिया कस गई। वही घर वाले कन्फ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगे। अभय अक्षय से, अक्षय तुम इसे तो काफी अच्छे से जानते होंगे ना? उद्धरण चिन्ह। अक्षय अपने बचाव के लिए ना में सिर हिला देता है। नहीं, मैं नहीं जानता इसे। उद्धरण चिन्ह। तभी मीरा, अक्षय प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर सभी को दूसरा झटका लगा जिसमें इस बार अक्षय भी शामिल था। सुधा जी तो धम से नीचे बैठ गई। अक्षय चिल्लाकर, व्हाट, बकवास मत करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। उसके इस रूप को देख मीरा गुस्से से, ओह रियली, तुम मेरा मुंह तोड़ेगे? ये मत भूलो अक्षय, तुम्हारे राजों की राजदार हूँ मैं। तुमने जरा भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अभी के तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगा। अक्षय झट से मीरा का गला पकड़कर दबाने लगता है। सभी अक्षय के असली रूप को देख रहे थे। मीरा गुठी गुठी सांसें लेने लगी तभी अभय के गार्ड्स ने उसे मीरा से दूर किया। मीरा धम से नीचे गिर गई और तड़प कर सांसें लेने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अभय टेढ़ा मुस्कुराकर, ये तो तुम्हारा भी ना हुआ। सोचो जब ये अपने गुनाहों में फंसेगा तो तुम्हारा तब भी साथ देगा, क्योंकि बचोगी तुम भी नहीं। मीरा जलती हुई निगाहों से अक्षय घूरने लगी, जो उसे आंखों ही आंखों से मुंह बंद रखने की धमकी दे रहा था। मीरा गुस्से से, तुम जैसा घटिया इंसान कभी किसी का नहीं हो सकता। पहले अपने प्यार को जलील किया और उसका इल्जाम अपने भाई पर थोप दिया, फिर मेरी नफरत को मोहरा बनाकर अव्या के खिलाफ साजिश रची और मुझे भी अपने प्लेन में शामिल कर लिया। मीरा रोते हुए सभी को एक एक कर अक्षय की सच्चाई बताती है, जिसे सुन सभी सदमे में थे। इसने पैसा प्रॉपर्टी के लिए अव्या को फंसाना चाहा, लेकिन उसे शायद इसके इरादों की पहले ही भनक पड़ चुकी थी जिससे वो इसके जाल में नहीं फंसी। फिर इसने शादी का गेम खेला, पर उसमें भी ये फेल हो गया। तो अब इसने बड़ा प्लान बनाया और अभय को बदनाम कर अपने रास्ते से हटाना चाहता था। उसके बाद भला इंसान बनकर अव्या से शादी करता और उसकी पूरी प्रॉपर्टी प्लस अभय की प्रॉपर्टी पर कुंडली मार कर बैठ जाता। मीरा ने अक्षय का सारा प्लान सबके सामने खोल कर रख दिया। अभय गहरी सांस लेकर, सब कुछ क्लियर हुआ या अभी नहीं? ओम मेरे पास कुछ और भी है। रुक, अक्षय कुछ कहता उससे पहले ही अभय अव्या को इशारा करता है। अव्या हमें सिर हिला देती है। उसने फोन ऑन किया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तुमसे जो कहा था वो काम हुआ है या नहीं? मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। सारे के सारे सबूत मिटा दो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, समझे? तारांकन पर सर कॉलेज की सारी फुटेज ऑलरेडी हम डिलीट कर चुके हैं। आप टेंशन मत लीजिए, अगर ऊपर वाला भी ढूंढना चाहे तब भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। तारांकन ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, समझे? जितना कहा जा रहा है उतना करो। और हाँ, उस डॉक्टर, क्या नाम था उसका, मिनेश, उसे भी ठिकाने लगाओ, क्योंकि सबसे बड़ा सबूत वही है। जी सर, उसका तो गेम हम कब का बजा चुके हैं। आप टेंशन मत लो, कुछ हाथ नहीं लगेगा उनके। ऐसा ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपनी जान से जाऊंगे। उद्धरण चिन्ह। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अक्षय हैरानी से अभय को देख रहा था। तो वही अभय, कुछ समझ आया? यार तू अभी भी नहीं समझा, पर टेंशन मत ले, मैं अभी तुझे सब क्लियर कर देता हूँ। कल तेरे ऑफिस में अव्या आई थी। वो ऐसे ही नहीं गई थी बल्कि क्लीनिंग से गई थी। तुझे बातों में लगाकर उसने टेबल के नीचे रिकॉर्डर लगाया था। और देखो, तुझे तो कोई खबर ही नहीं हुई। एक मिनट रुक मेरे भाई, तेरे लिए कुछ और भी है। तभी एक आदमी मेंशन के अंदर आया। उसे देख अक्षय, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर गए थे ना। सामने डॉक्टर मिनेश खड़े थे, जिन्हें मारने की अक्षय ने सुपारी दी थी। मैं बताता हूँ मेरे भाई। अभय सभी से, ये है डॉक्टर मिनेश, जिन्होंने वेदी को ऑपरेट किया था। अभय ने डॉक्टर को बोलने का कहा। मिस वेदी ने कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया था, बल्कि उनका मर्डर हुआ जिसे मिस्टर अक्षय ने खुद अपने हाथों से किया था। फ्लैशबैक 5 साल पहले। मिस्टर अक्षय, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए उन्हें, वो मर जाएगी। उद्धरण चिन्ह। हॉस्पिटल में घुसा अक्षय सो रही वेदी का दोनों हाथों से गला दबा रहा था, जिसे डॉक्टर मिनेश देख चुके थे। वो अक्षय को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अक्षय ने उनकी एक नहीं सुनी। एंड लास्ट में वेदी मर गई। अक्षय डॉक्टर के मुंह में कुछ नोटों की गद्दियां घुसाते हुए, ये रखो और बाकी के कल ऑफिस आकर ले जाना। उद्धरण चिन्ह। इतने सारे पैसे देख डॉक्टर की नीयत डोल गई। डॉक्टर लालच से, सर आगे क्या करना है? अक्षय मुस्कुराकर वेदी को देखता है, फिर डॉक्टर से, फिलहाल तो इसे टेरेस पर लेकर चलो। डॉक्टर और अक्षय दोनों वेदी को टेरेस पर ले आए और बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया।
अक्षय हाथों को झटकते हुए, याद रहे, ये सोसाइटी लगना चाहिए, समझे? तारांकन, जी जी सर। तारांकन, गुड, कल ही वर्ल्ड ट्रिप के लिए निकल जाना। डॉक्टर खुशी से उछल पड़ा। फ्लैशबैक एंड अब अक्षय की सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। अक्षय अभय को देख जोर जोर हंसने लगा, लेकिन अभय बिल्कुल शांत था। अक्षय तालियां बजाते हुए, वहाँ मेरे भाई, तूने तो मुझे सभी के सामने एक्सपोज कर दिया, वहाँ मान गए तुझे। अक्षय शांति से खड़ा हो गया और रोते हुए, मैं बहुत बुरा हूँ मेरे भाई, बहुत बुरा। हमेशा तुझसे नफरत ही की मैंने, ना जाने कितने गुनाह किए मैंने, और सबसे बड़ा गुनाह जिससे प्यार किया उसी को अपने हाथों से मार दिया। इन्हीं हाथों से गला घोटा था उसका। उद्धरण चिन्ह। अक्षय अपने हाथों को कोसते हुए बोला। सभी उसके पागलपन को देख रहे थे। तभी अक्षय चीखते हुए, ये सब तेरी वजह से हुआ, मेरे विलन बनने के पीछे तेरा ही हाथ है। अक्षय ने फ्लावर पॉट उठाया और अभय की ओर फेंक दिया। अभय ने क्विक एक्शन लिया और अव्या के साथ थोड़ा नीचे झुक गया, जिस पॉट पीछे दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। साधना जी चिखते हुए अभय के पास आए। अभय, प्रिया भी दौड़ते हुए उन दोनों के पास आई। सबकी आंखें बड़ी हो गई। यहाँ कोई कुछ कहता उससे पहले ही झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। ये थप्पड़ मिस्टर कपूर ने अक्षय को मारा था। अक्षय, उद्धरण चिन्ह। सुधा जी नीचे पड़े अक्षय को संभालने लगी। वही मिस्टर कपूर गुस्से से, हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते रहे हम, कभी ये नहीं सोचा था कि नाकारी औलाद हमारी भी हो सकती है। अक्षय कुछ कहने को हुआ तभी मिस्टर कपूर, दूर चले जाओ यहाँ से, नहीं जानते हम तुम्हें। सुधा जी तड़प कर, क्या बोल रहे हैं आप, कहाँ जाएगा वो? यही सवाल तुमने तब क्यों नहीं किया था जब वैभव भैया ने अभय को घर से बेदखल किया था, या जब अपनी औलाद ने गलती की तो वो तुम्हारी नजरों में वो गलती है ही नहीं। सुधा जी कुछ नहीं बोली। मिस्टर कपूर अक्षय से मुंह मोड़ते हुए वैभव जी के पास आए। भैया, किस मुंह से आपसे माफी मांगूं समझ नहीं आ रहा। ये आपका गुनहगार है, इसके साथ आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं उफ तक नहीं करूंगा। लेकिन वैभव जी कुछ नहीं बोले। तभी राठौर मेंशन में पुलिस घुसी चली आई। कमिश्नर वैभव जी से, मिस्टर राठौर, आपके भांजे मिस्टर अक्षय कपूर के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। वैभव जी धीमी से, पुलिस कमिश्नर जल्द से जल्द उसे हमारी आंखों के सामने से ले जाए। सुधा जी रोते हुए उनके पास आई। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? वो मेरा बेटा है, आप उसके साथ ऐसा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वैभव जी ने उसके आगे हाथ कर रोक दिया। सुधा जी अब अपने देर के पास आई। पापा प्लीज देखिए ना, ये लोग मेरे बेटे। उद्धरण चिन्ह। तारांकन, सुधा, अगर तुम अपने बेटे की भीख मांग रही हो तो चली जाओ, वरना काकुन को तोड़ हम ही इसे कोई सजा ना दे देंगे। उद्धरण चिन्ह। सुधा जी ने कदम पीछे ले लिए। कमिश्नर, इंस्पेक्टर, पुलिस अरेस्ट हिम। अक्षय को गिरफ्तार कर पुलिस ले जाने लगी। तभी अव्या उसे रोकते हुए, एक मिनट, कब से शांत खड़ी अव्या एकदम से बोली। सभी उसे देखने लगे। अव्या अक्षय के पास आए और दूसरे ही पल एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। अक्षय का फेस और झुक गया। वही अव्या, ये मेरे डेड पर जानी हमला करवाने के लिए। अव्या ने दूसरा थप्पड़ भी मारा और आगे, ये मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए। उद्धरण चिन्ह। अव्या एक लास्ट एंड जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर चिपकाते हुए, और ये वाला मेरे हस्बैंड का नाम बदनाम करने के लिए। अक्षय के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन अव्या का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। पुलिस अक्षय को लेकर मेंशन के बाहर निकली, जहां रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया। धड़की हुई पब्लिक ने इस पर टमाटर, अंडे और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। यहाँ मेंशन में बिल्कुल गम का माहौल था। सभी चुप से बैठे थे। वैभव जी ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे। वही अभय एक नजर उन्हें जाते हुए देखता है, फिर अव्या का हाथ पकड़ साधना जी से, मोम, अब मैं भी चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। तारांकन, लेकिन कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा? अभी तो तुम दोनों आए। तारांकन, मोम प्लीज जाना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अभय अव्या को लेकर जैसे ही जाने को मुड़ा, उसके कदम रुक गए। जब उसने सीढ़ियों से गिरते वैभव जी को देखा, डेड, अभय चीखता हुआ सीढ़ियों की ओर बढ़ा। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। वैभव जी लुढ़कते हुए नीचे गिरे। हॉस्पिटल दिल्ली। सभी वार्ड के बाहर बेचैन से बैठे थे। सभी ने उन्हें घेर लिया। मैं बेचैनी से, है डॉक्टर बाहर आए तो अंकल अब डेड कैसे? ये है डॉक्टर साहिल, राठौर परिवार के फैमिली डॉक्टर होने के साथ साथ वैभव जी के अच्छे दोस्त भी है। वैभव जी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिसका इलाज यही डॉक्टर कर रहे हैं।
साहिल जी हल्के गुस्से से। मैं व्हाट इज दिस? तुम्हें मैंने पहले ही वार्निंग दी थी ना, राठौर को स्ट्रेस से दूर रखो। फिर भी उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। मेडिसिन्स में दे चुका हूँ, बस दुआ करो उसे 2 घंटे में होश आ जाए, वरना आगे में कुछ नहीं कर सकता। तारानकन ऐसा मत बोलिए भाई साहब, साधना जी रोते हुए बोली, जिस पर डॉक्टर साहिल मायूसी से, सॉरी भाभी जी, लेकिन उसकी बीमारी तो आप जानती है ना। इतना बोल वो खामोश हो गए। सभी परेशान से बैठे थे। साधना जी का रो रो कर बुरा हाल था, जिन्हें प्रिया, आवो, अम्मे मिलकर संभाल रहे थे। सुधा जी चुप सी साइड में खड़ी थी। मिस्टर राठौर दादाजी के पास उन्हें संभाल रहे थे। अंकित बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन था। इन सब से अलग अभय बिना किसी भाव के बेंच पर बैठा अपनी सोच में गुम था। खैर 2 घंटे बीत गए। इस बीच वैभव जी को होश आ गया। सभी दौड़कर उनसे मिलने चले आए। डॉक्टर साहिल उन्हें चेक करते हुए, क्यों बे साले, सभी को परेशान करने का ठेका ले रखा है तूने? जानता भी है तेरी ऐसी हालत देख सबकी कैसे जान सुख पड़ी थी। वैभव जी फीका सा मुस्कुराकर, सॉरी यार। साधना जी उसके पास बैठते हुए, सच कह रहे हैं साहिल भैया, आपको किसी की फिक्र नहीं है। हमारी तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए साधना जी के आंसू लुढ़क पड़े। वैभव जी उनके आंसू पोंछते हुए, ऐसा नहीं है साधना, प्लीज तुम रो मत। उद्धरण चिन्ह। अंकल अब आप कैसा फील कर रहे हैं? अव्या के सवाल पर वैभव जी उसे देखते हैं, फिर चारों ओर नजर घुमाकर शायद अभय को तलाशने लगे, पर वार्ड के अंदर नहीं था। वैभव जी फीका सा मुस्कुराकर, ठीक हूँ बेटा। डॉक्टर साहिल, चल भाई अब तू आराम कर, मैं दूसरे पेशेंट्स भी देख लेता हूँ। डॉक्टर चले गए। तभी वार्ड में घबराया हुआ अंकित आया और उसी के पीछे मुस्कान। डेड क्या हुआ आपको? भैया क्या हुआ है डेड को? तारानकन, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। उद्धरण चिन्ह। तारानकन, सच सच बताए आपने अपनी मेडिसिन ली थी? अंकित गुस्से बोला तो वैभव जी नजरें चुराने लगे। अब अंकित बैठ गया वैभव जी की क्लास लगाने, जिसे सब मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अव्या की निगाहें अभय को ढूंढने लगी। वो वार्ड के बाहर आए तो उसे अभय लिफ्ट की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। अव्या उसे रोकते हुए, कहाँ जा रहे हैं आप? तारानकन, वो कुछ जरूरी काम याद आ गया इसीलिए जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है तो चलो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। अभय अव्या से नजरें चुराते हुए बोला। अव्या अभय की झिझक समझ रही थी, इसीलिए धीरे से, आप अंकल से नहीं मिलेंगे। तारानकन, मैं चलता हूँ। सूर्य यही है, जब तुम्हें जाना हो उसे बोल देना, पहले इस ड्रॉप कर देगा। अभय इतना बोल लिफ्ट के अंदर चला गया। अव्या ने गहरी सांस छोड़ी और वैभव जी की वार्ड की ओर बढ़ गई। शाम का वक्त हो चला था। अंकित और मुस्कान हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठे कॉफी पी रहे थे। अब कैंटीन में पेस्ट्री एक ही लास्ट पीस बचा था, जो इस वक्त अंकित और मुस्कान के सेंटर में रखा था। तारानकन, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, और डिनर में भी अभी टाइम है, इसीलिए ये तुम खा लो। अंकित पेस्ट्री मुस्कान की ओर खिसकाते हुए बोला, जिस पर मुस्कान, खाया तो आपने भी कुछ नहीं है। हम एक काम करते हैं, शेयर कर लेते हैं। ये ठीक रहेगा। दोनों मुस्कुराते हुए पेस्ट्री के मजे ले रहे थे, तभी बीच में अव्या टपक पड़ी। क्या मैं भी आप दोनों को ज्वाइन कर सकती हूँ? दोनों एकदम से हड़बड़ा गए। अंकित मुंह साफ करते हुए, आई मीन भाभी, आप यहाँ? मेरा मतलब क्यों नहीं? अव्या मुंह बनाकर, अंकित भाभी थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? आप मुझे सीधे नाम से भी बुला सकते हैं, जैसे पहले बुलाते थे। फिर तो ये मुझे अजीब लगेगा। खैर कोशिश करूंगा। तुम खड़ी क्यों हो, बैठो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। अंकित तुरंत खिसक गया। अव्या मुस्कुराकर मुस्कान के साइड बैठ गई। मुकु, तुझे नहीं लगता तू बड़ी शेयरिंग केयरिंग बन रही है? मतलब मेरे साथ तो कभी तूने चॉकलेट भी शेयर नहीं की, और अंकित के साथ सीधे पेस्ट्री। उद्धरण चिन्ह। अव्या शरारत से बोली, जिस पर मुकु हड़बड़ा कर, हाँ क्योंकि वो मेरे फ्रेंड है। अव्या भवे सिकोड़ते हुए, तो क्या मैं तेरी फ्रेंड नहीं हूँ? उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं है, फिर कैसा है? अब तू मुझे फ्रेंड मानेगी भी कैसे? तू तो रिश्तों में प्रमोशन करने की सोच रही है, मेरी देवरानी बनने की तैयारी कर रही है। मुस्कान जो कॉफी पी रही थी, फुवारा बन मुंह से बाहर निकल गई। क्या बोले जा रही है तू? अव्या उसकी पिठ से हिलाते हुए, बेटा अब अगर झूठ बोलने की या मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की ना, तो तेरा मुंह तोड़कर हाथ में दे दूंगी। मैं सच बोल रही हूँ, हम सिर्फ फ्रेंड है। अव्या उसे अभी भी घूर रही थी, जिससे मुस्कान धीरे से, मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन उसका पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तारानकन, तो पता कर।
पूछ उससे, वो तुझ में इंटरेस्टेड है या भी नहीं, एंड आई डेम श्योर वो भी तुझे लेकर कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स रखता ही होगा। तारांकन, तू पागल वागल तो नहीं हो गई? वो मेरे बॉस है, अगर मैंने ऐसे पूछ लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। कहीं इन सब चक्करों में हमारी दोस्ती खतरे में पड़ जाए। किसकी दोस्ती खतरे में पड़ रही है? अव्या के आगे अंकित कॉफी रखते हुए बोला, जिसके जवाब में अव्या बेपरवाही से, आपकी और मुकू की। अंकित कन्फ्यूजन से, वो कैसे? अव्या कॉफी का घुट भरते हुए, वो जानना चाहती है आप उसमें इंटरेस्टेड हुई या नहीं। उद्धरण चिन्ह। आप चौंकने की बरी अंकित की थी। कुछ देर पहले जैसे मुकू की कॉफी मुंह से बाहर निकली थी, बिल्कुल वैसे ही अंकित की भी निकल गई। अंकित टिश्यू से मुंह साफ करते हुए, सॉरी नहीं, अंसार दीजिए। उद्धरण चिन्ह। तारांकन, तुमने भाई से भी ऐसे ही सवाल किया था? अंकित हैरानी से अव्या से बोला, जिसके जवाब में अव्या मुस्कुराकर, नहीं, वो आपकी तरह मंदबुद्धि नहीं है। अंकित का मुंह बन गया। वही अव्या अभय की तारीफ करते हुए, तारांकन, बल्कि वो तो मेरी लाइफ के हीरो है। हमारी शादी वाला सीन तो याद ही होगा आपको। क्या धांसू एंट्री मारी और हॉलीवुड के हीरो की तरह बचा लिया अपनी हीरोइन को। हाय, किसी ने फोटो भी नहीं ली उस मूवमेंट की। उद्धरण चिन्ह। अव्या अफसोस से बोली, जिस पर अंकित, अरे मैंने ली थी, मेरा मतलब सूर्य भैया ने ली थी। मैंने उनसे ले ली, तो मुझे सेंड कर दो ना। उद्धरण चिन्ह। अंकित ने अव्या को सारी फोटोज सेंड कर दी, सिंदूर डालने से लेकर मंगलसूत्र पहनाने तक। अव्या मुस्कुराकर फोटोज देखते हुए, थैंक यू अंकित, मैं चलती हूँ, आप मेरी फ्रेंड को उसका जवाब दे दीजिए। ठीक है। अव्या मुस्कुरा के चली गई। वही मुकू उसे कोसते हुए, उद्धरण चिन्ह। आवू की बच्ची, तुझसे अच्छे तो दुश्मन होते हैं, मुझे फंसा कर खुद चली गई। उद्धरण चिन्ह। यहाँ अंकित भी अपनी खश्मकश में था। देखते ही देखते शाम रात में ढल गई। वैभव जी के पास साधना जी, अंकित और फिलहाल अव्या भी रुकी हुई थी। उसे जाने को कहा गया था, लेकिन अभय की जगह वही रुक गई। रात के करीबन 1 बज रहे थे। पूरा हॉस्पिटल शांत हो चुका था। वार्ड के बाहर एक छोर पर अंकित बैठे सो रहा था तो दूसरे में छोर पर अव्या। वार्ड के अंदर वाले सोफे पर साधना जी आराम कर रही थी। आवू अभी तक पैलेस नहीं आई थी, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रही थी, जिस चलते अभय खुद हॉस्पिटल आ गया। वो अव्या को उठाने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी डोर पर बनी छोटी सी ग्लास विंडो से उसने वैभव जी को देखा। कदम वार्ड के अंदर बढ़ गए। हॉस्पिटल बेड पर लेटे वैभव जी, जिनके सिर पर पट्टी बंधी तो दाएं हाथ में ड्रिप लगी थी, तकलीफ के कारण चेहरा मुरझा चुका था। अभय उनके पास ही बैठ गया। काफी देर तक उन्हें ही देखने लगा। बचपन की सारी मीठी यादें जहन में घूम गई, साथ ही आंखों में पानी भी भर आया। अभय से और बैठा नहीं गया तो वो उठकर जाने लगा, तभी कानों में कमजोर सी आवाज पड़ी, बेटा। अभय के कदम रुक गए। अपने हाथ पर उसे किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने पलट कर देखा तो वैभव जी उसका हाथ थामे हुए थे। तारांकन, जनता हूँ, मैंने तेरे साथ अन्याय किया है। बिना सोचे समझे तुझे उस बात की सजा दी जो तुमने कभी की ही नहीं थी। पर बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ गलत किया है, ये सोच सोच कर ही मैं पल पल मर रहा हूँ। बोलते हुए वैभव जी फफक पड़े। अभय से भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो देख बोलकर वैभव जी के गले से लग गया। दोनों बाप बेटे इन 5 सालों का इंतजार आंसुओं के जरिए कम कर रहे थे। तभी पीछे से साधना जी अपने आंसुओं को पोंछकर, तारांकन, अरे अब बस भी कीजिए, आप दोनों के आंसुओं से दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी। दोनों बाप बेटे मुस्कुरा दिए। वैभव जी साधना जी का हाथ थाम कर, माफी तो मुझे आपसे भी मांगनी है साधना। आप हमेशा मुझे समझाती रही मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं ही था जो कभी आपकी नहीं सुनता था। उद्धरण चिन्ह। साधना जी नामे सिर हिलाकर, आप माफी मत मांगिए, सब कुछ ठीक हो गया है, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मोम, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। लाइफ की सारी खुशियाँ जैसे भगवान ने मुझे एक झटके में दे दी। बोलते हुए अभय वैभव जी के गले से लग गया। वैभव जी ने साधना जी को भोलगे लगा लिया। खुश तो आज हम भी बहुत है बेटा, बहुत ज्यादा। यहाँ इन बिछड़े हुए बाप बेटों को मिलते हुए अव्या भी बाहर खड़ी देख रही थी। आंखों में आंसू तो थे लेकिन खुशी के। इतनी हैप्पी फैमिली को देख उसे अपनी फैमिली भी याद आने लगी, साथ की पलक जी की याद भी, क्योंकि नाराज तो वो भी उससे बहुत थी। अपने कल के बिहेव को देख वो उदास हो गई। उसने अपने आंसू साफ किए और वहां से चली गई। यहाँ वैभव जी अभय को खुद से अलग कर सीरियस टोन में, एक बात पूछे, सच सच बताना,
उस बच्ची से शादी तुमने अक्षय से बदला लेने के लिए की थी या सच में उससे प्यार करते हो? साधना जी मुस्कुराकर, ये कैसा सवाल हुआ वैभव? अभय आयु से सच में प्यार करता है? वैभव जी अभय से इशारों में पूछने लगे, जिस पर अभय ने पलकें झपका दी। यस डैड, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन इस तरह जबरदस्ती से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन हालत ही कुछ ऐसे बन गए कि मुझे ऐसा करना पड़ा। ठीक है, लेकिन आवू की मर्जी। मेरा मतलब वो खुश तो है ना? अब तो साधना जी भी जवाब का इंतजार करने लगी। अभय अपनी जगह से उठते हुए, कल आप खुद उससे पूछ लेना। इतना बोल अभय वार्ड से बाहर निकल गया। उसने टेबल पर नजर डाली जहां अंकित घोड़े तबेले बेचकर सो रहा था, तो वही अव्या की जगह खाकी थी। अब ये कहाँ चली गई? लेस दैन अव्या हॉस्पिटल के रूफ फ्लोर पर बैठी अपनी प्रीवियस लाइफ से लेकर रिबर्थ तक के सफर को सोच रही थी। अक्षय से मिले धोखे को याद करते ही आंखें नम हो गई। आखिर प्यार तो उसने सच्चे दिल से किया था, पर अक्षय ने ही उसे साजिश की बलि चढ़ा दी। कितना भी हो पहला प्यार और उसमें मिला धोखा शायद ही कोई भुला पाता होगा। अव्या ख्यालों में गुम बैठी थी, तभी कानों में अभय की आवाज पड़ी। तारानकन, इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठी हो? अव्या ने पलटकर उसे देखा। अभय और उसकी वो पहली मुलाकात, जो अव्या के अकॉर्डिंग प्रिया की बर्थडे पार्टी थी। उनकी लड़ाई, उनकी गलतफहमी, अभय की हेल्प, उसकी केयर, उसका हर समय अव्या को प्रोटेक्ट करना अव्या को अभय की ओर झुकने पर मजबूर करता था, और वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाती थी। अक्षय से धोखे के बदले में ऊपर वाले ने उसे अभय जैसा परफेक्ट मैन दिया था। अविनाश जी बिल्कुल सही कहा करते हैं, अभय को हिनूर है जो इतनी बड़े बर्ममान में सिर्फ एक है। अभय अव्या के आगे छुटकी बजाकर, ऐसे घूर क्यों हो रही हूँ? अव्या मुस्कुरा के, आज मैं बहुत खुश हूँ। इसकी वजह? अभय उसके बगल बैठते हुए। अव्या आसमान की ओर देख, कई सारी वजह से मेरी खुशी की। अव्या मन में, जिस मकसद के लिए आई थी आज वो पूरा हुआ। आज मेरे पास मेरे डैड है, मेरी दोस्त है, खासकर मेरा दीवाना, मेरा सेवियर। प्यार से अभय को देखते हुए, मुझसे बेइंतहा प्यार करने वाला मेरा मिस्टर घमंडी। मेरे गुनहगारों को उनकी असली जगह मिल गई। थैंक यू शिव जी। पिछली लाइफ में अपनी बेवकूफियों के चलते मैंने सब कुछ खो दिया था। थैंक यू मुझे सेकेंड चांस देने के लिए। थैंक यू मुझे मेरा सब कुछ लौटाने के लिए। तारानकन, तुमने अपनी खुशी की वजह बताई नहीं। अंकल और आपकी दुरिया खमत हो गई। अक्षय को उसके गुनाहों की सजा, एक बेकसूर को इंसाफ, और भी कई सारे रीजन हैं मेरी खुशी के। तारानकन, तुम अक्षय के प्लेन के बारे में इतना कुछ कैसे जानती थी? बताया नहीं, अभय सीरियस टोन में बोला, जिस पर अव्या, बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक के साथ सुनाऊंगी। अभय ने भी इंतजार करना सही समझा। तभी अव्या एक बाद एक छिखे लेने लगी, जिस पर अभय एब्रो सिकुड़ते हुए, लग गई ना ठंड। उद्धरण चिन्ह। अव्या बुरा सा मुंह बनाते हुए, कितने अनरोमांटिक इंसान है आप। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, बस चिल्लाए जा रहे हैं। ये नहीं कि अपना जैकेट निकाल कर मुझे पहना दे। तारानकन, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? मुझे भी तो ठंड लग जाएगी। अभय चिड़ी हुई अव्या को और चिढ़ाते हुए बोला, जिस पर अव्या उसे घूरते हुए, रहने दीजिए, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अव्या गुस्से जाने लगी। तभी अभय उसे अपनी जैकेट पहनाते हुए बेहद ही प्यार से, तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा तो सब कुछ तुम ही हो। अव्या अभय की आंखों में देखते हुए धीरे से, और अभय समझ गया अव्या इसके आगे क्या सुनना चाहती है। वो अनजान बनते हुए, और क्या तारानकन, बस इतना ही बोलना था आपको? उद्धरण चिन्ह। हाँ, अव्या उसे याद दिलाते हुए, अरे इस लाइन के आगे एक और लाइन होती है ना? तारानकन, कौन सी लाइन? अभय बेहद ही मासूमियत से बोला। अव्या चिढ़ गई, आप जानकर अनजान बन रहे हैं ना? मैं जानती हूँ, जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कहाँ जाऊँ? कहीं नहीं, सीधे जहन्नम जाइए, अव्या ने गुस्से से कहा और वहां से चली गई। उसकी गुस्से से लाल को याद करते हुए अभय जोरों से खिलखिला उठा। आखिर एक अव्या और उसकी हरकतें ही तो थी जो हमेशा उसे हंसने खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया करती। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल। वैभव जी को घर ले जाने की तैयारी चल रही थी। वैभव जी सामने खड़े अभय से, अभय बेटा, तुम भी अपना सारा सामान तैयार कर लो, हम लोग साथ ही मेंशन जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तारानकन, यस अभय भाई, आज से आप हमारे साथ मेंशन में रहेंगे, अंकित ने खुश होते हुए कहा। तभी अभय बिना किसी भाव के, नहीं डैड में नहीं आ सकता। उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्यों बेटा? साधना जी मायूसी से बोली। अभय बेहद ही आराम और नर्म लहजे में, मेंशन से मेरी कंपनी अपोजिट डायरेक्शन में है,
साथ ही दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री भी मेंशन से काफी दूर हो जाएगी, इसीलिए हम दोनों मेंशन आकर नहीं रह सकते। पर आप फिक्र मत कीजिए, हम मिलते रहेंगे। अभय ने अपनी बात खत्म की। वैभव जी ने बस सिर हिला दिया। अभय को किसी कॉल आ गई तो वो वर्ड के बाहर चला गया। अंकित कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने चला गया। अब कमरे में सिर्फ वैभव जी और साधना जी ही बचे थे। साधना जी उनके कंधे पर हाथ रखती है तो वैभव जी फीका सा मुस्कुराकर, हम जानते थे उसका यही जवाब होगा। वैभव, आप तो जानते हैं ना वो कितना स्वाभिमानी है। जहां उसके सम्मान में कमी हो जाए वो उस जगह कदम भी नहीं रखता, फिर चाहे वो उसके अपने या अपना घर ही क्यों ना हो। वैभव जी नाहा में सिर हिलाते हुए, जानते हैं साधना, आखिर वो मेरी ही औलाद। साधना जी मुस्कुरा दी। वक्त गुजरा। इस बीच अक्षय पर काफी बड़े बड़े एक्ट लगे थे, रेप, मर्डर, धोखाधड़ी जैसे कई बड़े गुनाह, जिसमें उसे ठीक 1 महीने बाद सजाए मौत मिलने वाली थी। पर सुधा जी ने केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। मीरा को 7 साल की जेल तो वही डॉक्टर मिनेश का लाइसेंस रद्द हो गया और जुर्माने के साथ 5 साल की जेल हो गई। डांडिया नाइट दिल्ली। नवरात्रि का आगाज आ चुका था। एक बड़े से मैदान में पूजा आयोजित की गई थी, जहां सभी बड़ी बड़ी हस्ती शामिल थी। राठौर फैमिली, रॉयस एंड दीवान सभी मौजूद थे। पूजा के बाद सभी डांडिया डांस खाना फुल एंजॉयमेंट में लगे थे। तारांकन, हाय मेरी जान क्या बवाल लग रही है तू, दिवाली से पहले ही पटाखा। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान अव्या को देख बोली। व्हाइट लहंगा चोली जिस पर मल्टी कलर का हैवी जैकेट डाला हुआ था, कानों में बड़े बड़े सिल्वर झुमके, नाक में छोटी सी सिल्वर नथ और खुले बाल। बिल्कुल लाइट मेकअप जिसमें अव्या बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। अव्या अपने बाल झटकते हुए, वो तो मैं हूँ, ये सब छोड़ और चल डांडिया खेलते हैं। तारांकन, मैं तो कब से तेरा ही वेट कर रही थी, तूने ही आने में वेट कर दिया। अव्या उसे घूरने लगी जिस पर मुस्कान उसे खींचते हुए ले गई। दोनों झुंड में शामिल हो गई और हंसते मुस्कुराते गानों पर डांडिया चटकाने लगी। तभी अंकित बीच में आया और मुस्कान को अपने साथ लेकर चला गया। अव्या मुंह खुले रह गई। तभी पीछे से अभय, क्या हुआ, यहाँ अकेले क्यों खड़ी हूँ? तारांकन, में अकेले नहीं थी, मुकु के साथ थी, लेकिन अंकित उसे अपने साथ लेकर चले गए। तारांकन, उसे जाने दो, चलो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। अव्या मुंह बनाकर, आपको खेलना आता भी है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। अभय मुस्कुराकर, आजमाने में क्या जाता है। अभय ने अपना हाथ अव्या की ओर बढ़ा दिया, जिसे थामते हुए दोनों बीच में आ गए। दोनों ने गाने की धुन में खेलना शुरू किया। अभय तो इतना अच्छा खेल रहा था कि एक पल को अव्या भी डगमगा गई, पर दूसरे ही पल उसने भी अभय को बाबा की टक्कर देनी शुरू कर दी। अभय के होठों पर सजी मुस्कान में खोते हुए अव्या, ये नजर भी अजीब थी, इसने देखे थे मंजर सभी देख के तुझे, एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी। अव्या की नजरों में इस बार अभय की आंखें भी उलझ गई और दोनों शांत खड़े हो गए। तभी पीछे मिले धक्के से उसे होश आया और मुस्कुराते हुए, मेरा पहला जुनून तू, मेरा पहला जुनून, इश्क आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दोनों डांडिया चटकाते हुए डांस करने लगे। उन दोनों का कपल डांडिया इतना खूबसूरत था कि लोग वीडियो में उसे कैद करने लगे। उनके इर्द गिर्द चारों ओर लोग डांस करने लगे और उन्हीं के बीच अव्या और अभय एक दूसरे में डूबे हंसते मुस्कुराते डांडिया चटका रहे थे। साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना हमारे बच्चे। अविनाश जी पलक जी के पास धीरे से बोले। पलक जी दूर खड़ी एकटक बस अपनी बेटी और दामाद को देख रही थी। आवू की दिलकश मुस्कान उनसे छुपी नहीं थी। अविनाश जी के बात पर बस उन्होंने, हम कहाँ, अगर मिलने का मन हो रहा है तो जाओ सीने से लगा लो उसे, तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा और उसे भी। उद्धरण चिन्ह। पलक जी ने एक नजर अव्या और अभय को देखा और वहां से जाते हुए, दीदी बुला रही है, मैं देखकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। पलक जी चली गई और अविनाश जी ना में सिर हिलाते हुए अव्या और अभय की ओर बढ़ गए। यहाँ अभय और अव्या दोनों थके हुए टेबल पर बैठे थे। आप तो बहुत अच्छा डांडिया खेलते हैं, लेकिन उससे अच्छा मैं खेलती हूँ। तारांकन, अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं होती, आप तो करने नहीं वाले, इसीलिए खुद ही कर ले रही हूँ अपनी तारीफ पर जोर देते हुए अव्या बोली, जिस पे अभय गहरी सांस छोड़ते हुए, सच में तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, क्या हो रहा है भाई? उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी उनके बीच में आते हुए बोले, जिस पर आवू उनके गले लगते हुए, कुछ नहीं डेड आप अभय को बताए ना, ने डांडिया कितना अच्छा खेलती हूँ, इन्हें यकीन ही नहीं हो रहा। तारांकन, ओ ऐसा है क्या? ठीक मैं समझा दूंगा, आप जाओ, आपको प्रिया बुला रही है। उद्धरण चिन्ह।
अव्या अभय को देख टेढ़ा मुस्कुरा कर चली गई। उसके जाने बाद अभय अविनाश जी से, कैसे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी मुस्कुरा कर, बिल्कुल ठीक बेटा, प्रिंसेस तुम्हें बहुत परे। उद्धरण चिन्ह। अभय उनकी बात बीच में काटते हुए, वो जैसी भी है अब मेरी है, और मुझे वो ऐसी ही पसंद हो जैसी वो है, आप फिक्र मत कीजिए। अविनाश जी होले से मुस्कुरा दिए। आखिर जैसा प्रिंस उन्हें अपनी प्रिंसेस के लिए चाहिए था, अभय उससे भी बहुत अच्छा है। अव्या की नादानी और उसके बचपने को समझता है। अव्या काफी इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बचपना तो उसमें है जो शायद ही अब कभी खत्म होगा, क्योंकि उसके बचपने को सराहना देने के लिए इतना अच्छा हस्बैंड जो उसके पास है। अगली सुबह पैलेस। अव्या डाइनिंग टेबल पर बैठी फ्रूट्स की प्लेट को घूर रही थी। उसी के बाजू अभय भी बैठा नाश्ता कर रहा था। ऐसे घुरू मत, बेचारे डर जाए तुमसे, अभय ने कहा तो अव्या गुस्से से, आप जानते हैं ना मुझे एप्पल बिल्कुल पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह। तारांकन, क्यों पिछले जन्म में तुम डॉक्टर थी जो एप्पल नहीं पसंद? हाथी क्यों? उद्धरण चिन्ह। अभय भवे सिकोड़ते हुए, लिटिल देखो मैं पहले ही लेट हो रहा है, प्लीज जल्दी से ये खत्म करो, आप जाए ना मैं खा लूंगी। तारांकन, बिल्कुल भी नहीं, मुंह खोलो। अभय सेब का टुकड़ा उसके मुंह की ओर बढ़ा देता है। अभय के इतने प्यार से कहने पर अव्या मन मार कर खा लेती है। वही डोर के पास खड़ी पलक जी ये देख एकदम हैरान थी, क्योंकि अव्या ने शायद ही कभी सेब को नजर भर देखा भी होगा, लेकिन अभय के कहने पर उसने कैसे खा लिया। तभी अव्या की नजर डोर पर गई। मम्मा,